राजस्थान की राजनीति में इस समय बहुत उथल पुथल मची हुई है। जहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लगातार इनकी मेहनत का परिणाम ये है कि यहाँ पर जन आक्रोश जो सभाएं हुई हैं, जो रैलियाँ हुई, जो रथ यात्राएं निकली हैं, वो काफ़ी हद तक सही रही हैं। हमारे साथ अध्यक्ष हैं मौजूद डॉक्टर सतीश पुनिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने 3 साल का कार्यकाल अपना भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के रूप में पूरा कर लिया है, और अब आपने किन चुनौतियों को सामना किया इस दौरान, और किन चुनौतियों का सामना आपको लगता है कि अभी और करना पड़ेगा? क्या रही आपकी पूरी भूमिका? देखिए, बड़ी पार्टी के और मुख्य कार्यकर्ता के नाते ये काम आसान तो नहीं था, लेकिन मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को और किसान परिवार के एक व्यक्ति को उन्होंने जिम्मेवारी दी और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। राजनीति का क्षेत्र है, इसलिए भीतर और बाहर चुनौतियाँ होती ही हैं। मैंने उसको स्वीकार कर लिया। पहली चुनौती थी कि पार्टी को धरातल तक पहुंचाना। आज मुझे खुशी है कि हम 49,000 बूथ तक हमारी पार्टी की इकाइयां सक्रिय हुई हैं। पार्टी के मोर्चे सामान्य तौर पर उनकी उपस्थिति होती थी प्रदेश में या कुछ सीमित जिलों तक। आज मंडल के स्तर तक यानी विधानसभा में भी पार्टी के सातों ही मोर्चे बहुत मुखरता से काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो पार्टी की कोरोना का कालखंड था वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। मुझे खुद को 3 बार संक्रमण का शिकार होना पड़ा, लेकिन धरातल पर एक रचनात्मक काम के जरिए वो हम लोगों ने राशन, भोजन, उपचार जो हमसे हो सकता था, अंदाज लगाइए कि हमने लगभग 1.5 करोड़ लोगों तक भोजन, राशन और ये व्यवस्थाएं की, और कम से कम 50,000 लोगों तक हेल्पलाइन के जरिए हम लोगों ने लोगों को सहायता दी। तो पार्टी की एक राजनीतिक की बजाय सामाजिक शक्ल भी लोगों को दिखी। सरकार किसानों से वादा खिलाफी हुई, नौजवानों से वादा खिलाफी हुई, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। तो लगभग हर मोर्चे पर बिजली, पानी, सड़क से लेकर पार्टी ने आंदोलन का भी एक पक्ष मजबूती से रखा और मोर्चों के जरिए भी हमने उसको मुखरता दी। मैं कह सकता हूं कि 3 साल में आज मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूं। पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, जिस भरोसे से दी उसका मैंने पूरा करने का काम किया। तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो भूमिका पार्टी ने दी उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया। इस दौरान जब कोरोना का समय चल रहा था, उस दौरान आपकी सरकार यहाँ नहीं है, फिर भी आपने काफ़ी बड़ी संख्या में कई सारी आपने योजनाएं चलाई इस दौरान, और आपने लोगों तक पहुँचने का पूरा प्रयास किया, और ये भी रहा कि कोई कहीं परेशान न रहे। तो क्या चुनौतियां लग रही थी उस दौरान कि अगर अपनी सरकार होती तो और चीज़ें बेहतर हो जाती, या आप विपक्ष में थे इसलिए कुछ मजबूरियां? मैंने कई जगहों पे सुना आप लोगों की जो गाड़ियां थी उसको भी उस राहत कार्यों में नहीं जाने दिया जा रहा था। कैसा रहा उस दौर का आपका चुनौती पूरा? देखिए, सरकार एक मिजाज की होती है, उसका लाभ तो होता ही है, और लेकिन ये सरकार यदि विपरीत विचार की होती है तो भी ऐसे मौके पर तो कम से कम राजनीति और सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने की। हमारे असंख्य लोगों पर पेंडेमिक एक्ट के मुकदमे लगे, और राशन में भेदभाव एक बड़ा पक्ष था जिसमें हम लोगों ने अपने पक्ष पर फिर उसको ठीक करने की कोशिश की। तो सरकार ने अपीजमेंट भी उस दौरान खूब किया और राशन में भेदभाव किया। जो सामान्य अप्रोच होती है उसको बाधित करने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे थे, हम कर रहे थे, हम लोगों का दिल जीत रहे थे। तो एक किस्म की ईर्ष्या उनको थी, एक प्रतिस्पर्धा थी, और इस नाते हमें कठिनाइयाँ भी आई। लेकिन राजस्थान के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मुझे ये खुशी भी है कि मुझे एक ऐसे परिवार का नेतृत्व करने का अवसर मिला कि जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता जिसमें खूब दिलो जान से लगे थे। दूसरे जो लहर थी उसमें मुझे तकलीफ हुई कि मेरे 685 कार्यकर्ता काल कलवित हो गए उस पूरी कोरोना के कालखंड में सेवा करते करते। आपका प्रवास और ज़्यादा रहता है, अन्य अध्यक्षों की तुलना में देखा गया है। आप छठे ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने 3 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया। जो आप इस तरह की चीज़ें कर पा रहे हैं राजस्थान में, तो आपकी इसके पीछे रणनीति क्या रहती है? कैसे कर पाते हैं चीज़ों को? बाकी लोगों ने ऐसा नहीं कर पाया था, उनको करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो आपको, आपकी रणनीति क्या रहती है? देखिए, हम विचार परिवार के जिन संगठनों से जो सीख कर आते हैं, एक तो स्वाभाविक तौर पर कुछ तो इनहेरेंट हैं, जो आंतरिक गुण हैं वो परिवार से विरासत में आते हैं। पर परिवार सामाजिक रूप से सक्रिय था, ताऊ जी स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी जेनेटिक्स में भी एक सोशल अप्रोच की भावना है। दूसरा पक्ष हमारा है यहाँ पर विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा। ये दो ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये वास्तव में
जो काम मैंने विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के दिनों में किया, या विद्यार्थी परिषद के जरिए जो सीखा, या युवा मोर्चे में भले ही मैंने 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, विद्यार्थी परिषद में कश्मीर के आंदोलन में 7 दिन सेंट्रल जेल में रहे, तो कुल मिलाकर वो दोनों इंस्टीट्यूशन थे जहां सीखने को मौका मिला। 4 बार पार्टी का महामंत्री रहा, तो पूरे प्रदेश को लगभग एक कोने से दूसरे कोने तक नापा। शौक था लोगों के बीच में जाऊं, लोक संग्रह करूं। संगठन का व्यक्ति था, इसलिए आनंद आता था। वह आनंद अभी भी आता है और मैं उसी को जीता हूं। इसलिए इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं होती। एक सहज स्वभाव तरीके से संगठन का व्यक्ति संगठन का विचार करके लोगों के बीच में जाता है, तो उसमें एक आनंद का अनुभव करता हूँ। और हमारा काम भी बेसिकली लोक संग्रह का है। जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उनकी तकलीफ़ें जानेंगे, उनके समाधान करेंगे। और यही कारण है कि आज कार्यकर्ताओं के बीच में एक सकारात्मकता है कि उनके बीच का व्यक्ति उनका नेतृत्व कर रहा है। तो मुझे अभिमान नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मिला और क्या नहीं मिला। न मेरी कोई मान प्रतिष्ठा है, पार्टी का काम और अच्छे तरीके से हो। और हम लोग जो चुनौतियां हैं हमारे विचार पर, जो एक नैरेटिव प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, विचार के खिलाफ बनाने की कोशिश होती है, उसको हम लोग अच्छे से काउंटर करें और पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार को पुख्ता तरीके से नीचे तक ले जाएं, वही कोशिश रहती है। पैदल यात्राएं आपने बहुत की और जब से अध्यक्ष बने तब से आपने शायद जानकारी में 300 किलोमीटर की यात्राएं आप अभी भी कर चुके हैं। क्या रहता है इसके पीछे का, जो आपका क्या संकल्प रहता है कि पैदल यात्राओं का बड़ा मायने रहता है? देखिए, मैं पुराने नेताओं को पढ़ता था। चंद्रशेखर जी ने की और अडवाणी जी ने रथ यात्रा की और बहुत सारे ऐसे थे। लेकिन राजस्थान में मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो मैंने अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्मारक से लेकर महाराजा सूरजमल के स्मारक भरतपुर तक, वो दौर था जब हम लोग केवल 33 सीटों तक सिमट गए थे। तो एक चुनौती मैंने स्वीकार की कि युवा मोर्चे को चार्ज करेंगे, खड़ा करेंगे, और उसमें सफल भी हुए। तो पदयात्रा का एक अनुभव ऐसा है कि जिसमें लोग कनेक्ट ज़्यादा होते हैं, बहुत प्रसन्नता के साथ आपको रिसीव करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, आपको बहुत मान देते हैं। तो पदयात्रा एक संदेश देती है और इसलिए बहुत अरसे से हम लोग इसको करते आए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जब निर्वाचन हुआ तो मैंने पूरे आदिवासी क्षेत्र में और एक 50 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। अभी भी पूर्वी राजस्थान में एक यात्रा की। तो कुल मिलाकर पैदल यात्रा का एक आनंद भी है और एक कनेक्ट भी है। अब सर एक राजनीतिक सवाल कर लेता हूं आपसे कि लगातार आज कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि सत्ता में वो भले हैं लेकिन उपचुनाव जो हो रहे हैं वो सारा जीत रहे हैं। तो आपकी क्या रणनीति रही होगी? जितने उपचुनाव हुए वहाँ पर भाजपा को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, तो क्या रहा इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? देखिए, हार और जीत राजनीति के दो पक्ष हैं और मुझे ये स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं है कि 3 साल के कालखंड में यदि मेरे व्यक्तिगत कार्यकाल को लेके, पार्टी के भी पूरे काम को लेके कोई सवाल उठाएगा तो उपचुनाव की हार है। लेकिन वो हार कोई नियोजित हार नहीं थी और वो स्वाभाविक सी बात थी कि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी लगभग बीजेपी के मिजाज की नहीं थी। यानी सरदार शहर का जिक्र करें, 16 बार में से 1 बार जीते हैं। वल्लभनगर है, वो सिर्फ 1 बार जीते हैं। 163 की प्रचंड लहर थी, तब भी हम लोग 21,000 वोट मात्र आए थे। तो मैं तो ब्लंटली कहता हूं, सीटों पे जी, मैं उसमें खरे खरे ही कहता हूं कि मैं कोई चमत्कार करने की स्थिति में ही नहीं था, कि ऐसी टिपिकल सीट थी। एक बड़ा कारण सहानुभूति का भी था, उसको जनरली गौर नहीं करते। हार गए इसको जरूर चर्चा करते हैं, लेकिन हारे इसलिए कि वहाँ वो सारी सीटें कोरोना के कालखंड में दिवंगत हुए कांग्रेस के लोग अधिकांश थे। हमारे लोगों में जो दिवंगत हुए, जिनको हमने सीट दी हम जीत गए, कांग्रेस ने जिनको दी कांग्रेस के जीत गए। तो सिंपल मैथमेटिक्स था कि वहाँ सिंपैथी एक बड़ा कारक था जिसको हम काउंटर करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन ये कोई कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट नहीं था, ये उन परिवारों की सहानुभूति थी जो वोट के रूप में तब्दील। लेकिन एक बात जिसका मीडिया, सोशल मीडिया या राजनीतिक रूप में चर्चा नहीं होती, राजस्थान में 4.5 करोड़ मतदाताओं का जिला परिषद का चुनाव होता है। आज़ादी से लेकर पंचायती राज बनने के बाद पहली बार किसी विपक्षी दल को बढ़त मिली है। इसकी चर्चा कोई नहीं करता है, क्योंकि नकारात्मक चर्चा होगी, सकारात्मक कोई करेगा नहीं। 33 में से 19 जिला परिषद की सीट जीती हैं। जिला परिषद के 2,500 वार्ड में हम लोग कांग्रेस से आगे 1100 वोट जीतकर कांग्रेस से आगे, कांग्रेस मात्र 900 कुछ जीती है। ये फिगर कोई नहीं बताएगा, उपचुनाव से काउंटर करेंगे। लेकिन ये जो पंचायती राज है, इसी में एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, जिसमें अपराध है, कर्जा माफी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार। इनकी एंटी इनकम्बेंसी पंचायती राज में साफ तौर पर दिखी थी। लेकिन सरकार है वो उपचुनाव की जीत का ढिंडोरा तो पीटती है, लेकिन वो कभी पंचायत चुनाव की चर्चा नहीं करती है।
जिस तरीके से राजस्थान में पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपकी क्या रणनीति है उसके खिलाफ? किस तरह सरकार को घेरेंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप आएंगे? क्योंकि युवाओं में लगातार एक नकारात्मकता बढ़ती जा रही है कि सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, सरकार की मैं तीन बड़ी विफलताएं मानता हूं। एक तो कानून व्यवस्था खराब हुई है, दूसरी किसानों की दशा खराब हुई, कर्जा माफी के नाम पर भी ज़मीनें नीलाम हुई। उनके लगभग 200 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा कारक है। प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी है और 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, और उसके बाद भी जो पेपर लीक है वो तो मुझे लगता है कि पाप जैसा है, अपराध है। उसकी जितनी सजा सरकार को दी जाए कम है, और मुझे पूरा भरोसा है कि नौजवान इस बात को बदला लेगा। लेकिन जब रीट का जब सवाल आया था तो हम लोगों ने बहुत प्रभावी आंदोलन किया। 7 दिन तक लगातार विधानसभा ठप रही। सड़क पर भी इतना प्रभावी आंदोलन हुआ कि जिसमें मुझे चोटिल होना पड़ा, 15 दिन तक बिस्तर पे रहा। एक पूरा इम्पैक्ट हम लोगों ने उस पर किया। युवा मोर्चा ने अभी शुरुआत की, और मुझे लगता है कि इस पेपर लीक पर हम लोग युवा मोर्चे के आंदोलन को आगे ले जाएंगे। इतना मैं कह सकता हूं कि सरकार तो लीपापोती करती है, लेकिन हम लीपापोती नहीं करेंगे। पेपर लीक में जो लोग दोषी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उनको उल्टा टांगेगी। उनको जो जिस तरीके सख्त से सख्त जो सजा देनी होगी देंगे, फास्ट ट्रैक में चलाएंगे, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन कोई मगरमच्छ बचेगा नहीं। हमें यदि बुलडोजर चलाना पड़ेगा तो हम चलाने में हिचकेंगे नहीं। एक आपके बगल में राज्य है गुजरात, जहाँ पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा बीजेपी का। आप वहाँ पर काफ़ी आपने काम किया और कई सारी सीटें जो आपकी जिम्मे थी, आपने उसमें बताया था कि बहुत अच्छी सीटें जीत करके आई हुई हैं। आपने इस बार वहाँ ज़्यादा अच्छा काम किया। क्या लगता है कि राजस्थान पर गुजरात चुनाव का कोई असर पड़ेगा? देखिए, हमें गुजरात में बड़ा टिपिकल टास्क दिया था। उत्तर गुजरात में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत सीट्स नहीं थी, केवल 21 सीटें थी 43 में से इस बार हम 33 जीते हैं। और इसकी सराहना खुद पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष ने, संगठन मंत्री ने, सबने की। और अच्छा काम हमारे वहाँ जिन लोगों को हमने नियोजित किया, 107 लोग वहाँ लगे थे, अच्छा बेहतरीन काम हुआ। और गुजरात की इकाई भी प्रसन्न है। और स्वाभाविक तौर पर हमारा अपना भी इंटरेस्ट है कि जो गुजरात के बॉर्डर की सीटें थी, बनासकांठा और तमाम ज़िलों की, उसमें वो बिल्कुल लगते हुए ज़िले हैं। और अच्छा ये हुआ कि जितनी ट्राइबल सीट्स हैं वो भी हम लोग जीते। तो गुजरात का असर सीधे सीधे राजस्थान पे होता है, क्योंकि व्यापारिक रिश्ते भी हैं, नौकरी व्यवसाय के लिए लोग जाते हैं, रिश्तेदारियां हैं। तो वहाँ की जीत राजस्थान के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो ऊंचा करती है, लेकिन जनता को भी वैचारिक रूप से जोड़ने का काम करती है। तो गुजरात की जीत का राजस्थान पे निश्चित रूप से असर होगा। तो यहाँ पर 163 का रिकॉर्ड तोड़ने की क्या प्लानिंग है? क्या इस बार आप लोग 163 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं इस बार? देखिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और केंद्र ने भी सर्वे कराए हैं, आमतौर पर जो जन चर्चा है, मुझे लगता है कि इस बार हम बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। और आश्चर्य नहीं है, जैसे गुजरात में भी लोग चर्चा करते थे कि 100 आएंगे, 120 आएंगे, और 156 आई हैं। तो गुजरात में जब 156 आ सकती हैं, तो गुजरात में राजस्थान में साम्यता भी है, और मुझे लगता है कि हम 175 से ऊपर जाएंगे। 3 ऐसे बिंदु जिनकी वजह से आप सरकार में वापसी कर पाएंगे, 3 ऐसे बिंदु क्या हैं आपके? 3 मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमारी अपनी एक तो मोदी जी का नाम और काम। 14 में तो हम लोग मोदी जी आए थे, कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा व्यापक विरोध था। 19 में मोदी जी आए भरोसे के कारण, राम जन्मभूमि, 370। 19 के बाद का जो कालखंड है वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का है, और मोदी जी की नीतियां धरातल तक अब लोगों के बीच में चर्चा बनी है। तो मोदी जी का नाम और काम और जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारी एक बड़ी ताकत है। दूसरा पक्ष है कि सरकार के खिलाफ इस समय केवल एंटी इनकम्पेंसी नहीं है, रिजेंटमेंट है, आक्रोश है। वो अपने आप में बड़ा कारक बनेगा। तीसरा जो पक्ष है, मैं उसको प्रायोरिटी पे रखता हूँ, और वो पक्ष है पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, उसका पसीना, उसकी मेहनत। ये मुझे लगता है कि बड़ा कारक बनेगा। और उसमें मैं जनाक्रोश को भी जोड़ देता हूँ कि इन यात्राओं की सफलता 2 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे। 5 लाख कार्यकर्ता मोटिवेट हुए हैं। 62,000 नुक्कड़ सभाओं से लेकर बड़ी सभाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि सत्ता बदलने का जो बड़ा कारण है वो जन आक्रोश यात्रा होगी। आपके कंधों पर 23 और 24 दोनों की जिम्मेदारियां हैं, जैसी आपकी तैयारी भी चल रही है। तो इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार अपनी तैयारियों से? 23 और 24 दोनों आप देख रहे हैं। अभी आप लोगों ने अजमेर में, पुष्कर में विस्तारक बैठक भी की है। तो क्या प्लानिंग है सर इसके पीछे? देखिए, हम लोग चुनाव के लिए तो पूरे तरीके से तैयार हैं, और केंद्र की जैसी मंशा है कि 24 में भी हम लोग 25 की 25 सीटें जीतें। और मैं संकल्पित हूं कि जब हम 175 जीतेंगे, क्योंकि 176 का फिगर तो लोकसभा के 2019 के चुनाव में था।
हम 25 जीतने के बाद 176 सेगमेंट पे हमने लीड किया है, यानी हम उस तक पहुंच गए हैं। तो हम लोग तैयार हैं मानसिक रूप से, कार्यकर्ता भी तैयार है, विस्तारक हैं, और पार्टी एक सोशल इंजीनियरिंग के साथ भी काम कर रही है। सोशल मीडिया का फ्रंट अच्छा है, मोर्चे हमारे बहुत मुखर होकर काम कर रहे हैं, उनका धरातल पर अच्छा काम है। तो कुल मिलाकर प्रकोष्ठों की भी बड़ी संख्या है। तो पार्टी को बहुत नीचे तक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने की कोशिश हुई है, जो निश्चित रूप से वोट में तब्दील होगी, और एक अच्छी तैयारी है 23 में भी और 24 में भी। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते पर मैं पूछना चाहता हूं कि चेहरा कौन हो सकता है 23 में आपका? देखिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में पार्टी के प्रभारी से लेकर पार्टी के तमाम जो केंद्रीय नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उन्होंने इस बात को लगभग स्पष्ट किया है कि कमल का फूल ये हमारा चुनाव चिन्ह है, जिसके नीचे हम लोग काम करेंगे, पार्टी का दुरंगा है। लेकिन मोदी जी का नाम और काम, मोदी जी का चेहरा, ये मुझे लगता है सब चेहरों से बड़ा चेहरा है, और हमारे लिए एक ताकत भी है, ऊर्जा भी है, प्रेरणा भी है। मुझे लगता है कि पार्टी में चेहरों का राजनीतिक तौर पर चर्चा जरूर होती है कि मीडिया में होगी, सोशल मीडिया पे होगी, लोगों की जैसी जैसी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, वो अपने आप में इतना मजबूत और ताकतवर है, आलाकमान भी, कि जो निर्देश देगा उसकी पालना हम करेंगे। तो मेरी नज़र में हमारे यहाँ चेहरे की चर्चा बाहर होती है, पार्टी के भीतर इस तरह कोई चेहरे नहीं। हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर लड़ेंगे, पार्टी जिसको तय करेगी उसके साथ चलेंगे। हमारे साथ थे सतीश पुनिया जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।